नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट घटना चक्र है, 2026 तक के प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं, यानी आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं आगामी परीक्षाओं में, और इसीलिए ये कहा जाता है कि घटना चक्र को 4 से 5 बार जरूर पढ़ा जाना चाहिए। अब उसमें क्या है कि आप किताब से पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तथ्य याद रहेंगे। और एक्सप्लेनेशन जो इस तरह के प्रश्न हैं जिनको समझने में थोड़ी कठिनता है, तो उसमें एक्सप्लेन भी करता हुआ मैं चलूँगा ताकि आपकी समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। ये पूरा जो इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज होगी पूर्वालोकन की, इसमें हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कुल 44 प्रश्न प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक लाभ ये भी होता है कि समय के साथ जो प्रश्नों को पूछे जाने का पैटर्न है वो किस तरह से बदल रहा है, और साथ ही साथ जो स्टेट पीएससीज हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, वो 2015 में किस तरह का प्रश्न पूछता था किसी टॉपिक से, और अब 2025 में वो किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका भी आइडिया होता है कि आखिर प्रश्न आसान से धीरे धीरे कठिन की ओर होते चले जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर इंडियन पॉलिटी की सीरीज का ये मेरा अब पहला लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर लोअर पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है, जिसमें सारी चीज़ें इस जो है परीक्षा को पास करने के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीज़ें हैं। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ जो है आपको नंबर दिख रहा है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी 2026-27 की जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी में डिकोड एग्जाम का एक बहुत जो है जाना पहचाना नाम है। यहाँ से लगातार सिलेक्शन, जो अभी रिजल्ट आया है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे तमाम इंटरव्यू भी चैनल पे पड़े हुए हैं। समग्रता से सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ाते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए ये कोर्स उपलब्ध है। चलिए अब जो है कोर्स की बात हो गई, सीधे सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इल्जाह इम्पे थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसको मार्क करिए कि कभी कभी पूछ लेता है कि सही नहीं है, और वो नहीं हम पढ़ पाते हैं और हमें लगता है पूछ रहा है कि कौन से सही हैं, तो इसे जरूर मार्क कर लीजिए। अब देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल। और दूसरा कथन है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि इल्जाह इम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अब आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अब सूची वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। साथ ही साथ कौन सा प्रश्न किस ईयर में पूछा गया है वो पूरा का पूरा यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ताकि आप समझ सकें कि समय के साथ प्रश्नों की कठिनता किस प्रकार से
बढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स के भारत अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1784 में नियंत्रण परिषद आ गई, एक दैव ढांचा देखने को हमें मिला। कंपनी का निदेशक मंडल तो था ही, उसके साथ ही साथ एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना कर दी गई पीट्स के भारत अधिनियम के द्वारा 1784 में। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1 का 2 है। तो आप देखिए 1 का 2 कहां कहां दिख रहा है। 1 का 2 हमें डी में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम 1773, तो बी का 1, ए का 2, ए का 2 और बी का 1, यही बी इसका उत्तर है। आगे देख लीजिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये 1813 का चार्टर्ड है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर्ड अधिनियम 1833 है। लॉर्ड मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में आया। अब जो है चौथे प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ये पूछा जा रहा है। तो पहला कथन क्या है, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा कथन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। अब ये जो राशि थी जो 1813 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष बताई गई थी, ये खर्च हो ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मतभेद था कि ये राशि अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च हो, यानी आंग्ल शिक्षा पर, या प्राच्य शिक्षा पर यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर खर्च हो। तो उसके बाद जो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 बनाई गई और इस कमेटी में कुल 10 सदस्य थे और उनमें 2 तरह के मत रखने वाले लोग थे। एक जिनका दृष्टिकोण ये था कि नहीं, अंग्रेजी ही भारत की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, और दूसरा जो जिनका कहना था कि नहीं, जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान है उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक को जो है आंग्लविद कहा गया, जो अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते थे, और प्राच्यविद जो पारंपरिक शिक्षा की बात कर रहे थे। तो 2 दशक तक ये पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। तो ये तीनों, प्राच्यविद एवं आंग्लविद, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो भारत का ज्ञान है वो यूरोप के एक अच्छी लाइब्रेरी के एक खाने के बराबर ही है। और फिर उस लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उस पर मुहर लगा दी, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया 1835 में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 1, 2 और 3, तो डी हमारा उत्तर होगा। ये IAS 2018 का प्रश्न था, इसलिए थोड़ा कठिन था। अब अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार का मतलब समझ लीजिए, ये मोनोपोली की बात हो रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापार करने की मोनोपोली थी। जैसे भारत में रेलवे चलाने की मोनोपोली केवल भारत सरकार के पास है। अब कल को रिलायंस चाहे कि हम भारत में रेलवे चलाएं तो रिलायंस नहीं चला सकती। कल को अडानी चाहे कि हम भारत में रेलवे चलाएं तो नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि रेलवे पर भारत सरकार की मोनोपोली है, एकाधिकार है। भारत में रेलवे केवल भारत सरकार चला सकती है। ठीक उसी तरह से भारत के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ये जो है चार्टर्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस व्यापारिक एकाधिकार के विरोध में इंग्लैंड में आवाज उठने लगी और फाइनली 1813 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसी के बाद जो है भारत में कहते हैं कि निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं से भारत पट गया। ठीक है, तो 1813 का चार्टर्ड अधिनियम हमारा उत्तर होगा ए। अब दूसरा अगला प्रश्न देखें, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए 1813 में क्या हुआ, तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 2 चीजें बची रह गई, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार।
तो यहां क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब यहां पे हम देख रहे हैं तो 1833 का उल्लेख नहीं है। तो यह प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, यह समझ लीजिए, किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आप अगर ऑप्शन में 1813 नहीं है तो इसका उत्तर 33 हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 13 और 33 है तो 13 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब यह पूछा जाएगा आपसे कि पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तब उत्तर होगा 33 हमेशा। तो यहां देखिए 33 कहीं पर ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सी हमारा उत्तर है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। अब यहीं पे अगर यह लिख दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो यह 33 हमारा उत्तर हो जाता, भले ये वो ऑप्शन में नहीं रहा है तो भी। अब 7वां प्रश्न, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चूंकि ये IAS प्री 2019 का प्रश्न है तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, आइए कथन पर विचार करें। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, तो सही है ये। दूसरा कथन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। निश्चित रूप से ये दोनों सही हैं, तो इसका उत्तर होगा कि सॉरी, अभी एक स्टेटमेंट और भी है, मैं 2 पर ही चला गया, ठीक है। अब देखिए इसी से सीखना भी है, इसी से हमारी लर्निंग भी है। क्या लर्निंग है, हम लोग क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो हमें अगर 20 का उत्तर ए का गोला रंगना होता है तो हम बी का रंग देते हैं। अब आप देखिए मैं यही पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे लिखा गया है, मुझे लगा कि इसमें 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बिना मतलब देखे मैं उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, तो इस तरह की गलती हो जाती है। अब अगला कथन देखिए, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो देखिए अब ये कहीं पर भी आपको एक्सट्रीम बातें दिखें तो फिर उस पर चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज अचानक से एक्सट्रीम नहीं होती। अब यहां क्या कहा जा रहा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। ये 1857 की क्रांति के बाद जब भारत का शासन प्रत्यक्ष क्राउन के नियंत्रण में चला गया, तो 1858 से ये हुआ, ठीक है। तो इसमें 2 कथन सही है और ये जो कथन है वो सही नहीं है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये कथन सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए, केवल 1 और 2, 3 हमारा उत्तर नहीं है। और देख लीजिए सब में 3 है, सब में देखें तो 3 है, तो थोड़ा दिमाग लगा के इसे हटाया जा सकता है। अब आइए 8वें प्रश्न पे, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। तो देखिए चार्टर्ड एक्ट 1833 में ये कहा गया कि क्राउन की जो देशस्थ प्रजा है वो उसके साथ उसके जो है लिंग, उसके जाति, उसके रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर है चार्टर्ड एक्ट 1833। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्रश्न जो है काफी कठिन, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2021 का प्रश्न। आइए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला कथन, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। देखिए इसमें पहली बार 1861 के अधिनियम के माध्यम से 5 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद हुई और पहली बार यह हुआ कि विभागीय आधार पर चलने वाला विभाग बन गया जो गवर्नर जनरल की परिषद थी। पहले यह था कि सारे विषय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन थे, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने यह व्यवस्था की कि नहीं, अब जितने भी मेंबर्स हैं काउंसिल के उनको अलग अलग विभाग दिया जाएगा। तो बाद में जो है 6ठा सदस्य जुड़ा 1874 में लोक निर्माण विभाग के लिए, PWD के लिए। तो 6 सदस्य, 7 सदस्य नहीं, यह कथन गलत है। दूसरा,
विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 की गई। यह कथन बिल्कुल सही है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 की गई। और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये दोनों, तो 2 और 3 इसका उत्तर है। 2 और 3 हमें दिखता है बी में, तो बी हमारा उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसी एग्जाम में ये दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यह भी बेहद कठिन है। आइए देखें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला कथन, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। अब देखिए कितना माइनर फैक्ट पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से किताबों में भी इस तरह के फैक्ट का कोई उल्लेख नहीं है कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, लेकिन इतना जो है माइनर फैक्ट पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के फैक्ट्स याद नहीं किए जा सकते हैं। तो इसे 20 जून 1892 को लागू किया। तो देखिए ये 20 जून 1892 को पारित हुआ था, लेकिन लागू ये फरवरी 1893 में हुआ। तो ये कथन गलत है। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। नहीं, यह कहा गया कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। और 16 सदस्य अगर होंगे तो उसमें 10 जो है नॉमिनेटेड, 10 जो है गैर सरकारी होंगे, उसमें से कुछ चुने हुए और कुछ नॉमिनेटेड। और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो देखिए, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। 1892 के अधिनियम ने बस इतनी अधिकारिता दी थी कि बजट पर बहस हो सकती है, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न सदस्य पूछ सकते हैं, वो भी 6 दिन की नोटिस पर प्रश्न पूछने की अधिकारिता मिली थी। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का क्या मतलब है? सदस्य ने पूछा कि मतलब सरकार से यह पूछा कि सरकार ने इस साल जो है शिक्षा पर कितना खर्च किया। तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि मान लीजिए 20 करोड़ रुपए खर्च किया गया शिक्षा पर। तो ये एक प्रश्न हो गया कि शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, और उत्तर हो गया कि 20 करोड़ खर्च किया गया। लेकिन अब सदस्य फिर से खड़ा हो और यह पूछे कि उच्च शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, तो यह पूरक प्रश्न हो गया, सप्लीमेंट्री प्रश्न हो गया। अब पहले प्रश्न को आगे बढ़ाकर आप दूसरा प्रश्न ला रहे हैं, तो यह पूरक प्रश्न पूछने का की इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो देखिए, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, गलत कथन है। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, यह भी कथन गलत है। और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यह भी गलत है। केवल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसे में 1, 2, 3 सभी गलत हैं, यानी यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि सभी गलत है। अब देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं एक बार में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। मैंने आपको कहा कि कम से कम 10 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 16 हो सकते हैं। इस 16 सदस्य में देखिए, पूरी तरह से क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत जो है माइनर फैक्ट्स को भी हम कवर करते हैं। देखिए, कुल 16 सदस्य में से मैंने लिखा है कि 6 सदस्य तो सरकारी होंगे। सरकारी मतलब ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, 5 होंगे गैर सरकारी, 5 होंगे गैर सरकारी, लेकिन ये क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। क्या होंगे? मनोनीत होंगे। और इनको कौन मनोनीत करेगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। और इसमें से 5 होंगे चुने हुए। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य कितने हो गए? 5 नॉमिनेटेड और 5 इलेक्टेड। अब इलेक्शन कहां से हो रहा है पांचों का देख लीजिए। एक वाणिज्य मंडल से आ रहा था और 4 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि आ रहे थे। ठीक है, यह अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात इस अधिनियम में सामने आई, जो इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा बजट पर बहस और जनहित के मुद्दे पर परिषद सरकार से प्रश्न पूछ सकती थी, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, स्पष्ट रूप से लिखा है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था, प्रश्न पूछा जा सकता था, वो भी 6 दिन के नोटिस पे। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो निश्चित रूप से 1892 के अधिनियम से
परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, हालांकि वोटिंग राइट्स नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुस्लिम लीग के गठन के बाद मुस्लिम लीग ने यह मांग रखी कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। पृथक निर्वाचन व्यवस्था कैसी थी? तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब था कि ऐसा मतलब उसमें मुसलमान ही उम्मीदवार होगा और मुसलमान ही वोटर भी होगा। अभी हम रिजर्वेशन जानते हैं, बहुत सारी जो है सीटें रिजर्व होती हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में। तो रिजर्व सीटों पे हम जानते हैं कि जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं उस पर SC ST का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, जनरल OBC का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन वोटर सब होते हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे वो OBC हो, सब वोटर होते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचन व्यवस्था में क्या था कि वोटर भी मुस्लिम और जो कैंडिडेट है वो भी मुस्लिम। ठीक है, तो ये 1909 में हुआ था। इसका कांग्रेस ने भारी विरोध किया था। तो देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हुई, सेपरेट इलेक्टोरल हुआ और विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। क्या हुआ? तो बजट की विवेचना करने, जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने, इसकी अधिकारिता तो मिल गई थी 1892 के अधिनियम से ही। लेकिन 1909 के अधिनियम से क्या हुआ? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अब आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे आगे के अधिनियम आएंगे, अधिक से अधिक जो है शक्ति परिषदों के पास आती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार दबाव डाल रही है और हर एक्ट में जो है अधिक से अधिक स्वायत्तता मिलती चली जाएगी। यही कहानी है। अब केंद्रीय विधान परिषद की संख्या जो 16 थी उसको बढ़ाकर 7 कर दिया गया। अब इसमें देखिए कुल 69 सदस्य हो गए, 37 सरकारी हो गए। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोगों ने निश्चित रूप से ये तो सबने रटा है कि 1909 के अधिनियम से पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों को दिया गया, लेकिन वो पृथक निर्वाचन व्यवस्था में किस तरह से मुसलमानों के लिए सीटें दी गई उसको जो है यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये क्या कहा गया? 16 से बढ़ाकर 69 कर दी गई। अब इसमें जो है वायसराय और उनकी परिषद, इसको मिला के कुल सदस्य हो गए 69। अब इस 69 मेंबर्स में से 37 तो ऑफिशियल थे, मतलब सरकारी कर्मचारी थे, 32 अनऑफिशियल थे, जिसमें से 27 इलेक्टेड थे और 5 वायसराय द्वारा मनोनीत थे। तो अब हमें इसी 27 के कैलकुलेशन को समझना है, तब हमें पृथक निर्वाचन में मुसलमानों को कैसे सीट दी गई वो समझ में आएगा। तो कुल इलेक्टेड कितने हैं? 27। इन 27 में 2 विशेष वर्ग के प्रतिनिधि हैं, बंबई और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के चैंबर ऑफ कॉमर्स। 13 सामान्य निर्वाचन मंडल बनाया गया, 12 विशेष निर्वाचन मंडल बनाया गया, जिसमें 6 जमींदारों के लिए था और 6 मुसलमानों के लिए था। तो इस तरह से पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। 1909 का अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में गए और पहली बार भारत परिषद लंदन में 2 भारतीय गए। बहुत बार ये पूछा जाता है, एक केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी का प्रवेश हुआ। और जो वायसराय की विधायी परिषद थी, जो आगे जाकर केंद्रीय विधान परिषद बनी, उसमें सबसे पहले प्रतिनिधित्व 1861 में ही मिल गया था। लेकिन वायसराय की जो कार्यकारी थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहली बार भारतीय का प्रवेश हुआ 1909 के अधिनियम के बाद, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में शामिल हुए। और जो भारत परिषद थी, जब 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया, प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया, तो एक भारत परिषद लंदन में बनाई गई जो 15 सदस्य थी। तो उस 15 सदस्यीय भारत परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रवेश हुआ
1909 के अधिनियम के बाद केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 लोगों का यहां प्रवेश हुआ। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न, 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, तो निश्चित रूप से ए ही हमारा उत्तर होगा, पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से। अब अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो विशेषता पूछा जा रहा है, ये आईएएस का प्रश्न है। आइए देखें, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैव शासन की व्यवस्था, तो दैव शासन डायरार्की की व्यवस्था की गई, वो कैसे थी उसको समझेंगे हम आगे। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में दैव शासन की व्यवस्था सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी और उसे विस्तारित करके 1919 के अधिनियम में सिखों के लिए भी कर दिया गया, यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए भी कर दिया गया। तो यह तो कथन गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो यह भी 1919 के अधिनियम के माध्यम से हुआ। तो 1 और 3 सही है और 1 और 3 सही है, तो सी हमारा उत्तर होगा। 14 का जो उत्तर होगा वो सी होगा। अब आइए एक बार जो है 1919 के भी अधिनियम को देख लीजिए। तो पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका बनी। तो पहले पूरी कहानी समझिए ये कैसे था। पहले वायसराय की एक काउंसिल थी जो एग्जीक्यूटिव भी थी और जो लेजिस्लेटिव भी थी, यानी कानून बनाना और उस कानून के अनुसार प्रशासन करना, दोनों का काम वायसराय की परिषद का था। बाद में यह कहा गया कि वायसराय की परिषद में कुछ अतिरिक्त मेंबर जब बैठेंगे तो कहा जाएगा कि यह वायसराय की विधायी परिषद है, और जो परमानेंट मेंबर बैठेंगे उनके साथ वो कहा जाएगा कि ये इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। फिर आगे जाकर के अब उसे ही वायसराय की जो विधायी परिषद थी उसे ही केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा और उसमें सीटें बढ़ाई जाने लगी। जैसे हमने 1909 के अधिनियम में देखा कि 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई और कहा गया कि यह केंद्रीय विधान परिषद है। अब उसी केंद्रीय विधान परिषद के 2 हाउसेस बना दिए गए। जैसे आज हमारी जो केंद्रीय विधायिका है उसके 2 हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो उसी तरह से द्विसदनात्मक विधायिका बना दिया गया। राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 हाउसेस हो गए लेजिस्लेचर के। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात, पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इससे पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं था। हालांकि मताधिकार तो बहुत सीमित था। 1909 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम के तहत कितने भारतीय मतदाता होते थे वो सब चार्ट में मैंने जब इसके थ्योरी की क्लास में मैंने सब बताया हुआ, बहुत कम। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडलों का विस्तार हुआ। जैसे मैंने आपको कहा सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी मिल गया। और पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग हुए 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही, और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को भी अलग अलग किया गया। ये पहली बार इतने सारे कार्य किए गए और ये सारे पॉइंट्स सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप आगे देखेंगे भी इसका प्रमाण। अब जो है मैंने आपको बताया कि डायरार्की, दैव शासन व्यवस्था शुरू किया गया। तो दैव शासन व्यवस्था का मतलब क्या है समझ लीजिए। यहां पे आप चार्ट देख रहे हैं प्रांतों में किस तरह से व्यवस्था की गई। तो देखिए जो प्रांत के सब्जेक्ट थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिस पे यह कहा गया कि डायरेक्ट गवर्नर जनरल रूल करेगा, वो उसके नियंत्रण में होंगे। और कुछ विषय ऐसे होंगे जिनमें भारतीय मंत्री जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे वो शासन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मंत्रियों की सरकारें विधानमंडल के प्रति ये उत्तरदायी होंगे। तो सब्जेक्ट डिवाइड हुआ कैसे, तो एक कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट यानी हस्तांतरित विषय। तो हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्री बनते थे। और दूसरा कहा गया आरक्षित रिजर्व्ड। तो ये गवर्नर या एलजी, छोटा स्टेट है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये उत्तर जो है नियंत्रित करते थे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में मंत्री थे वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट था
उसमें गवर्नर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के नियंत्रण वाले सब्जेक्ट थे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसमें भारतीयों को जो है मंत्री बनाया जाता था, वो काम करते थे। हालांकि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो बेहद महत्वपूर्ण थे, जैसे राजस्व। आप बताइए, सारा मामला पैसे का है। इसके अलावा न्याय, जिसके पास सजा देने की शक्ति हो, ये बड़ी शक्ति है। इसके अलावा जो है वित्त, पुलिस। अब बताइए, दंड क्या है? सत्ता का प्रतीक है ना, तो पुलिस तो सत्ता के प्रतीक है। तो ये सारी चीजें। अब जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए सब्जेक्ट वो कम महत्वपूर्ण थे। क्या थे? जैसे कृषि था। अब कृषि महत्वपूर्ण है, लेकिन शासन के प्रतीक के रूप में तो महत्वपूर्ण नहीं है ना। पैसा रहेगा तभी कृषि में कुछ होगा, पैसा रहेगा तभी स्वास्थ्य में कुछ होगा, शिक्षा में कुछ होगा। ठीक है, तो इस मामले में मैं कह रहा हूं तो कम महत्वपूर्ण विषय दिए गए थे। तो इस तरह से शासन हो रहा था, इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि 2 हाउसेस बन गए लेजिस्लेचर के। तो देखिए, एक निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, उसमें 145 सीट थी, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे, 41 नामित होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। उच्च सदन में कुल 60 सीटें थी, 34 इसमें निर्वाचित होते थे और 26 इसमें नामित होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए अब जो है ये देख लीजिए, यूपीपीसीएस के लिए हम लोगों का फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि सारी चीजें जो इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक होती हैं वो सब चीजें एक व्यवस्थित क्रम में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और आपके साथ परीक्षा तक लगे रहते हैं, बराबर टेस्ट वगैरह से आपको इंगेज रखते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कोर्स है। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें ना चाहें तो इस नंबर पे आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब हम 15वें प्रश्न पे आ गए हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में दैव शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? अभी हमने दैव शासन व्यवस्था को पढ़ा। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। यही तो हमने समझा था। तो डी हमारा उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए? देखिए, मैंने पूरा लिस्टिंग भी दी है, और ये कितना लेटेस्ट प्रश्न है, IAS 2022 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से न्याय तो रिजर्व था, उसके अलावा जो है पुलिस रिजर्व थी, राजस्व मैंने बताया रिजर्व था। तो बचा क्या? स्थानीय स्वशासन। तो आरक्षित विषय माने गए, रिजर्व की बात हो रही है। तो 1, 3, 4 सी। स्थानीय स्वशासन क्या कहां था? ये मंत्रियों को हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, किस अधिनियम ने प्रांतों में दैव शासन प्रणाली की स्थापना की? तो प्रांतों में दैव शासन प्रणाली लेकर के आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम। एमपीपीसीएस 2022 का प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, और एमपीपीसीएस बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछे जाने के लिए जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनी? तो प्रथम बार द्विसदनी बनी 1919 के अधिनियम के माध्यम से, केंद्रीय विधान सभा और राज्यों की सभा के रूप में। तो हमारा उत्तर क्या है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? देखिए, एक ही प्रश्न कितने तरह से रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि केंद्र में 1919 का एक्ट द्विसदनी विधायिका लेकर के आया, और द्विसदनी विधायिका के ढांचे को भी हमने देख लिया है। अब यूपी आरओ 2021 का प्रश्न आ गया है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो निश्चित रूप से 1919 के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं भारत में भी कराई जाए, क्योंकि
उससे पहले ये परीक्षा केवल लंदन में कराई जा रही थी। तो 1922 में सबसे पहले प्रयागराज में और बाद में नई दिल्ली में ये परीक्षा होने लगी। दूसरा, तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इस प्रश्न पे बहुत डिबेट हुई, क्योंकि एग्जैक्ट जो है आंकड़ा किसी के पास नहीं था, लेकिन यह सच है कि 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से बढ़ गया था, जो है अब ब्रिटिश राज जाने वाला ही था, तो उतनी रुचि जो है नहीं रह गई थी, भारतीयों का नियंत्रण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऐसे में 1 और 2 दोनों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? ध्यान से देखिए, 1947 तक भारत में जो व्यवस्था चल रही थी उसमें भारत में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी। एक तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रित भारत था, जहां प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन था, और दूसरा प्रकार का भारत वो था जहां 565 के आसपास देसी रियासतें थी जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। उन प्रिंसली स्टेट पे पैरामाउंटेंसी थी ब्रिटिश क्राउन की, और उनका संचार, उनकी रक्षा और उनकी विदेश नीति, ये 3 सब्जेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास था उनका। बाकी वो आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र थे, हालांकि रेजिडेंट भी उनके ऊपर रखे जाते थे जो कि आंतरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप करते थे, लेकिन मोटे तौर पर यह था कि उनको आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता थी। तो ये 2 तरह की शासन प्रणाली थी। तो जब कांग्रेस का दबाव बहुत बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार राजाओं को अपने साथ जो है अधिक जोड़ने लगी, उनका सहयोग प्राप्त करने लगी। तो ऐसे में 1919 के अधिनियम में ये पहली प्रावधान किया गया कि चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की जाए, नरेंद्र मंडल जिसे हिंदी में कहा गया उसकी स्थापना की जाए। तो ये 1919 का अधिनियम है। ये यूपीपीसीएस प्री 2023 का लेटेस्ट प्रश्न आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो कौन सा निर्वाचन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1926 का निर्वाचन और 1945 का निर्वाचन 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। क्यों? क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो केंद्र वाला हिस्सा था वो कभी लागू ही नहीं भारत में हुआ, क्योंकि उसमें पहली बार यह कहा गया था कि देसी रियासतों और ब्रिटिश इंडिया को मिला करके एक महासंघ बनाया जाएगा, एक फेडरेशन बनाया जाएगा। लेकिन तब जब आधे से अधिक देसी रियासतें ऐसा करना चाहे तो देसी रियासतों ने कहा कि नहीं भाई, हमें कोई महासंघ नहीं बनाना है। तो वो जो केंद्र वाला हिस्सा था वो कभी लागू ही नहीं हो पाया, और इस नाते से 1919 के ही एक्ट के माध्यम से 1945 का भी चुनाव किया गया। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के लिए। तो हमारा सी उत्तर होगा 1926 और 1945। अगला, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो निश्चित रूप से 1945 हमारा उत्तर होगा। भारतीय विधायिका पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो निश्चित रूप से संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई इनमें से किसी के द्वारा नहीं। 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। ठीक है, अगला, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में स्थापित किया गया। सर मोरिस गेबियर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हालांकि ये आज के सर्वोच्च न्यायालय की तरह शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी, जबकि हमारा वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप कहीं नहीं जा सकते, जबकि इस संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में जाया जा सकता था। ठीक है, अब अगला, केंद्र में दैव शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
तो देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में दैव शासन को समाप्त कर दिया और कहा कि अब प्रांतों में जो है स्वायत्तता दी गई, लेकिन वही दैव शासन केंद्र में लेकर के आ गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। और अगर यह पूछा जाएगा कि प्रांतों में दैव शासन की समाप्ति किस अधिनियम के माध्यम से हुई, तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैव शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में दैव शासन प्रणाली को स्थापित किया 1935 के अधिनियम ने। ये हमारा उत्तर होगा। अगला, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करते हैं वो शक्ति किस एक्ट से प्रेरित है, यह पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 और 43 के तहत ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अगर ये पूछा जाए कि गवर्नर जनरल या वायसराय के अध्यादेश की शक्ति, तो वो 1861 के अधिनियम के तहत उनको मिली थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका उत्तर भी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। असल में इसमें यह कहा गया कि बहुत स्वायत्त ढांचा बनाया जा रहा है, बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था दी जा रही है इस एक्ट के माध्यम से, बहुत विस्तृत ये एक्ट भी था। लेकिन यह कहा गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप स्वायत्तता की बात कर रहे हैं लेकिन केंद्र में दैव शासन लेके आए। तो यही कहा गया कि संवैधानिक निरंकुशता का यह सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। यह 1935 के अधिनियम को कहा गया। अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर है? तो निश्चित रूप से भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम का है और इसका उत्तर भी है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी सी। अगला, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। आरटीएस का प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा और सबसे आसान प्रश्न बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो कठिन प्रश्न है ये, आइए देखें। विशेषता पूछी जा रही है। पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। मैंने बताया कि अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, लेकिन प्रिंसिपल स्टेट ने कहा टाटा बाय बाय, हमें नहीं आना है। तो यह सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? नहीं, अवशिष्ट विषय जो है केंद्र के पास वर्तमान में भी है, उस समय भी है। अवशिष्ट विषय का मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि केंद्र और प्रांतों के बीच सूचियों के माध्यम से विषय बटे हुए हैं। जैसे हम जानते हैं केंद्र की सूची, राज्यों की सूची, समवर्ती सूची। तो यह कहा गया कि इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं लिखा हो वो उस पर किसकी अधिकारिता? तो उसे कहा गया वो अवशिष्ट शक्ति है, रेसिडुअल पावर है और उस पर अधिकारिता होगी केंद्र की। भारत में यही वर्तमान में भी व्यवस्था है और उसमें भी यह है। अगला, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल, यह प्रांतीय स्वायत्तता लेकर के ही तो आया, वहां से दैव शासन हट गया। अब वहां के जो मुख्यमंत्री थे, जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनके पास बहुत शक्ति थी। अगला, इसने प्रांतीय स्तर पर दैव शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो निश्चित रूप से इसने प्रांतीय स्तर पर दैव शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसे केंद्र में लागू कर दिया। तो गलत क्या है? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, यही गलत है। मैं कह रहा हूं कि यह शक्ति केंद्र के पास थी। तो 32 का जो हमारा उत्तर होगा वो बी होगा, क्योंकि विशेषताएं कौन सी नहीं थी यह पूछा जा रहा है, तो बी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन? निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया। अगला, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैव शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैव शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम से। देखिए कितना रिपीट हो रहा है सवाल। अगला, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ की बात मैंने की। ब्रिटिश भारत
प्लस देसी रियासतें। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसकी बात की गई थी, हालांकि यह कभी लागू नहीं हुआ। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। देखिए 1935 का अधिनियम कितना फेवरेट बना हुआ है। अब ये देखिए, ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था और फिर ये 2018 में आईएएस में रिपीट हो गया प्रश्न। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियों की बात ये किया जो है हो रही है, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो निश्चित रूप से संघीय विधान पालिका को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ये प्रांतीय विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं थी और वर्तमान में भी अवशिष्ट शक्ति केंद्र का विषय है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर होगा। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2024 बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में पहला कथन, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। तो पूछा जा रहा है कौन कौन से सही हैं। देखिए, रक्षा और विदेश संबंधी मामले अगर परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में आ जाएगा तो फिर ब्रिटिश शासन टिकेगा कैसे? तो मैंने बताया कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो दैव शासन व्यवस्था था, यानी कि कुछ विषय बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखना और कुछ कम महत्वपूर्ण विषय जो है भारतीय मंत्रियों को सौंप देने का जो दैव शासन व्यवस्था थी वो केंद्र में लेकर अंग्रेज आए। तो ये कथन गलत है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, नहीं रखा गया। तो केवल एक सही है, ये सही है। और यहां पर आप देखिए कैसे ये किया गया। तो संघीय सूची को दो भागों में विभाजित किया गया। एक आरक्षित जिसमें रक्षा था, विदेशी मामले, धार्मिक विषय यानी मात्र ईसाई धर्म से जुड़े और जनजातीय क्षेत्र, और दूसरा हस्तांतरित था जिसमें शेष सभी। तो जो महत्वपूर्ण था उसको रखकर अंग्रेजों ने सब दे दिया। और 1935 का यह प्रस्तावित ढांचा था जो कभी लागू नहीं हो पाया। देखिए इसमें क्या था कि एक संघीय विधानसभा बनेगी जिसमें कुल 375 सदस्य होंगे, जिसमें से 250 ब्रिटिश भारत से चुनाव लड़ करके आएंगे और 125 राजसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे। उनका राजा जिसको कहेगा कि चले जाओ केंद्रीय विधानसभा में तो आ जाएगा। फिर उच्च सदन था। उच्च सदन में कुल 260 सदस्यों की व्यवस्था थी। 156 ब्रिटिश भारत से चुनाव के माध्यम से आने थे और 104 राजसी रियासतों द्वारा चुन कर आने थे। ये लागू नहीं हुआ। और प्रांतों को देखिए जो है तो द्विसदनात्मक प्रांतों में व्यवस्था की गई 1935 के ही एक्ट के माध्यम से। तो प्रांतीय विधान परिषद और प्रांतीय विधानसभा यानी द्विसदनीय विधानमंडल राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें कौन कहां कहां हुआ? बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, मद्रास में हुआ, बंबई में हुआ, संयुक्त प्रांत में हुआ और असम में हुआ। और केवल विधानसभा जहां थी तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, NWFB नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मध्य प्रांत, पंजाब, सिंध, उड़ीसा, ये लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली का नाम क्या था? ये MPPCS प्री 2021 में पूछा जा रहा है। अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत संघ, भारतीय परिसंघ। अब देखने में आसान ये प्रश्न आपको लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न बेहद कठिन प्रश्न है। अब इस तरह से कोई नहीं याद करता है कि एकदम एग्जैक्ट नाम क्या था। तो भारत संघ इसका नाम था, फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो फेडरेशन बना था उसका नाम था भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहला, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, तो यह विशेषता है। प्रांतीय स्वायत्तता, यह विशेषता है। भारत के संघ का प्रस्ताव, यह विशेषता है। विशेषता क्या नहीं है? 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। अब 1935 का अधिनियम अपने का ही कैसे मूल्यांकन करेगा? तो ये तो गजब ऑप्शन डाल दिया गया है। ये चमत्कार किया है बिहार PCS 2024 की परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग ने। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? यह पूछा जा रहा है। नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान, तो पहला ही देश के लिए लिखित संविधान की बात थोड़ी हुई।
देश के लिए लिखित संविधान तो सबसे पहले अगस्त आफर, फिर क्रिप्स मिशन में उसको पूर्ण ढंग से स्वीकार किया गया, फिर कैबिनेट मिशन के बाद जो है संविधान सभा बनी। विधानमंडल के निर्वाचित एक जवाबदेह प्रतिनिधि, सही है। एक संघ की योजना, सही। विधानमंडल के सरकारी, तो यही ये उत्तर होगा हमारा। अगला, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कहते हैं 2/3 भारत का संविधान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी से प्रभावित है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनी में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसमें आपने देखा कि ये 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जो है अगला और अंतिम प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से भारत से बर्मा अलग हो गया और वो क्राउन के तहत 1937 में एक अलग उपनिवेश बन गया। भारत से उसका संबंध समाप्त हो गया। 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा का भारत में विलय किया गया था। ठीक है, ये हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। साथ ही कोई सुझाव हो, आप कोई और तरीका चाहते हैं इसे और बेहतर बनाया जा सके, वो सुझाव भी निश्चित रूप से कमेंट में लिखिएगा। तो मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।